नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसमें सीधे सीधा पूछा जाता है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त सन 1905 को प्रयागराज में हुआ था। जो पूरा नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और एक क्वेश्चन और है, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज हो गया है। उसका नाम अब रखा गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये परिवर्तन अब हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि मेजर ध्यानचंद जी 12 साल मतलब 3 बार ओलंपिक खेले हैं, समर ओलंपिक 1928 में, 32 में और 36 में। ठीक है, और तीनों ही बार ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, 3 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं लगातार, हैट्रिक मारती है भाई। और इन्होंने अपने जीवन में 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल गोल किए हैं, इतने महान खिलाड़ी थे। और इनको ये भी कहा जाता है कि जब इनके पास गेंद आती थी मानो चिपक सी जाती थी, इतने तेज खेलते थे। ठीक है, सामान्य परिवार से थे, कोई बहुत ऊंची फैमिली से नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत नाम कमाया। और यहाँ तक कि हिटलर ने तो इनको अपने यहाँ की नागरिकता यानी जर्मनी की नागरिकता देने के लिए बोल दिया था कि आप हमारे देश से खेलिए, लेकिन इन्होंने बहुत ही सादगी से मना कर दिया था कि नहीं, मुझे अपना प्यारा भारत ही पसंद है, वहीं से खेलूंगा। बहुत महान व्यक्ति थे। ठीक है, समय समय पर इनको भारत रत्न पुरस्कार देने की बात होती रहती है, लेकिन बदनसीब रहे हैं, कह सकते हैं कि अभी तक नहीं मिला है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद आती है पीटी ऊषा। ठीक है, इनको ये क्या थी, धावक थी, रेसर थी। ठीक है, इनको जाना जाता है उड़न परी नाम से और पायली एक्सप्रेस के नाम से। जैसे कि हिमा दास, अभी फिलहाल में हिमा दास हैं जो अपनी इनका करियर चल रहा है। हिमा दास को नाम जाना जाता है ढींग एक्सप्रेस के नाम से, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम की हैं और असम में इनको अब डीएसपी की पोस्ट मिली हुई है, डिप्टी एसपी की। ठीक है, सीओ बोल सकते हैं, सर्किल ऑफिसर हमारे यहाँ पे। तो डीएसपी की पोस्ट इनको मिली हुई है। उसके बाद आते हैं मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आपने फिल्म देखी होगी मिल्खा सिंह, नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है, इनके जीवन पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है भाई, मास्टर ब्लास्टर के नाम से ही जाने जाते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन क्वीन है। ठीक है, बैडमिंटन खेलती हैं या बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। उसके बाद साक्षी मलिक, ये रेसलर हैं। ठीक है, ये कुश्ती खेलती हैं। उसके बाद आपके आते हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, सन 2008 के समर ओलंपिक में इन्होंने तो बिल्कुल झंडे ही गाड़ दिए, जैसे नीरज चोपड़ा ने गाड़ दिए थे। केवल नीरज चोपड़ा अकेले ऐसे बंदे हैं जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल भारत को जिताया है। ठीक है, 2020 वाले समर ओलंपिक में ऐसे ही अभिनव बिंद्रा थे। इन्होंने भी 10 मीटर पिस्टल की निशानेबाजी में, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उस समय भी काफ़ी अच्छा नाम किया था इन्होंने भी, तब से ये जाने जाते हैं, या कह लीजिए तब से ही फेमस हुए हैं। जैसा कि नीरज चोपड़ा फेमस तो थे लेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। जब से इन्होंने समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं फिलहाल तो। उसके बाद आपके आते हैं योगेश्वर दत्त, ये भी क्या करते हैं, या कुश्ती खेल खेलते हैं, रेसलर हैं। उसके बाद आपकी आती है मैरी कॉम। ठीक, मैरी कॉम ये क्या है, ये मुक्केबाज हैं। मैरी कॉम क्या है, मुक्केबाज है। उसके बाद आपकी आती है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर क्या है, एक जिम्नास्ट है। ठीक है, क्या है, जिम्नास्ट। उसके बाद आपके अजय ठाकुर आते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो अजय ठाकुर हैं, किस खेल से संबंधित हैं, कबड्डी से। उसके बाद आपके आते हैं हरिका द्रोणावल्ली। हरिका द्रोणावल्ली खेलती हैं आपके शतरंज। उसके बाद बूला चौधरी, ये क्या है, तैराकी खेल से संबंधित हैं, स्विमर हैं। ठीक है, और हेमा दास एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलेटिक्स रेस इसमें ही आता है। ठीक है, जो रेस आता है वो एथलेटिक्स के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आपके नीरज चौधरी, जिसकी अभी बात कर रहे थे, नीरज चोपड़ा, ये क्या है, जेवलिन थ्रू यानी भाला फेंक से संबंधित है, ये कह लीजिए भाला फेंकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं
सेकंड पेज पर। उसके बाद आप कहते हैं हॉकी पे। हॉकी में जो कौन कौन से कप दिए जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड इसमें मिलते हैं विजेताओं को, कप्तानों को, तो हॉकी के अंतर्गत आते हैं रंगास्वामी कप, या ऐसे कह सकते हैं कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल कप हॉकी से संबंधित है यह ट्रॉफी, और ये महिलाओं के लिए हैं। बेगम रसूल ट्रॉफी जो है महिला हॉकी खिलाड़ी के लिए हैं। उसके बाद आपके ध्यानचंद ट्रॉफी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है, हॉकी खेल से, तो इनके नाम पे ही इस ट्रॉफी का नाम रख दिया है। उसके बाद में नेहरू ट्रॉफी, हालांकि नेहरू कोई खेल नहीं खेलते थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन इनके नाम पे दे रखा है, यह है। उसके बाद में इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये भी किससे संबंधित है, हॉकी से। ये राजनेता हैं, इन्होंने अपने नाम पे कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या ध्यान रखना है, हॉकी ध्यान रखना है। एक नेहरू ट्रॉफी का, एक इंदिरा गांधी गोल्ड कप ट्रॉफी को। उसके बाद आपके आते हैं फुटबॉल। फुटबॉल में आपका बहुत पॉपुलर है डूरंड कप। डूरंड कप जो संबंधित है किससे है, फुटबॉल से। उसके बाद आपके आता है रोवर्स कप। रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। उसके बाद संतोष ट्रॉफी, ठीक है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी है, ये भी किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद आपका आता है मर्डेका कप, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। क्रिकेट के बारे में तो आपको काफ़ी जानकारी होगी, लेकिन जो क्रिकेट के शौकीन नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। रणजी ट्रॉफी एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है हमारी, ये संबंधित है क्रिकेट से। उसके बाद ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, CK नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, रणजी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये संबंधित है किससे, गेंद बल्ला से, क्रिकेट से, ठीक। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में कौन कौन से कप आते हैं, ये आते हैं हमारे जयलक्ष्मी कप, जो महिला खेलती हैं, ठीक है, महिलाओं से संबंधित है ये वाली ट्रॉफी, जयलक्ष्मी कप। उसके बाद में आती है हमारी राजकुमारी चैलेंज कप, और जो ये जूनी महिला, ये क्या है भाई, उसका ये समझ नहीं आ रहा है। और ये रामानुज ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से, ठीक है। और ये जूनियर महिला है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, ये जूनियर महिला, ठीक है, यह टेबल टेनिस से संबंधित है, और जूनियर पुरुष से संबंधित है रामानुज ट्रॉफी। उसके बाद आती है हमारी बैडमिंटन के, ठीक है। बैडमिंटन में कौन कौन से ट्रॉफी मिलती हैं, कप मिलते हैं हमें, नारंग कप मिलता है और चड्ढा कप मिलता है, नारंग कप और चड्ढा कप। उसके बाद आती है बास्केटबॉल, ये संबंधित है नेहरू कप से और फेडरेशन कप से, ठीक है। बास्केटबॉल में कौन कौन से कप आते हैं, नेहरू कप और फेडरेशन कप। अब देखिए हॉकी में भी मिलता है ये नेहरू कप, यहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी से ध्यान रखेंगे, हॉकी है, लेकिन जब कप की बात आएगी तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल वाला, बाकी आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फेडरेशन कप आता है, किससे संबंधित है ये, बास्केटबॉल से। उसके बाद आ जाइए पोलो पे, जो घोड़ों पर चढ़कर खेला जाता है, इसके अंतर्गत आती हैं एजाज कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, ये संबंधित है आपके पोलो से। पोलो खेल खेला जाता है घोड़ों पर चढ़कर। उसके बाद आपके आते हैं गोल्फ कप, ठीक है। एक खिलाड़ी है जीव मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह ये गोल्फर है, ठीक है। टाइगर वुड्स एक खिलाड़ी थे, वो भी क्या है, एक गोल्फर थे। तो कुछ चर्चित नाम थे ये जो मैं आपको बता रहे हैं। ये इसके अंतर्गत कौन कौन से कप आते हैं, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है। गोल्फ कप, जो गोल्फ खेल होता है बहुत अमीर लोगों का खेल है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मैंने अभी आपको बताया था, 29 अगस्त सन 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, और उनकी जयंती पे ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यानचंद जी की स्मृति में। अर्जुन चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1961 से हुई थी। सन 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, जो अब इसका नाम चेंज हो गया, ध्यान रख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया है, इसका नाम अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार,
तो सन 2018 में जो इससे सम्मानित किया गया है मीराबाई चानू और विराट कोहली, दो को किया गया है। मीराबाई चानू जो आपके सिल्वर मेडलिस्ट हैं समर ओलंपिक में, ये 2020 वाले में, ठीक है, जो भी टोक्यो में हुआ था, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और आपके विराट कोहली को कौन नहीं जानता है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं सन 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किन्हें किया गया है, तो 5 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। उनमें से सबसे पहला नंबर आता है रोहित शर्मा का, जो ये क्या है, क्रिकेटर हैं। मरेपन और ये थंगावेली, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा, ये क्या है, हाई जंपर है, ऊंची कूद वाले प्लेयर हैं, ठीक है, एक पैरालंपियन प्लेयर हैं, ठीक। उसके बाद मनिका बत्रा ये आपके टेबल टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। विनेश फोगाट, फोगाट फैमिली तो आपको जानते ही होंगे, सब कुश्ती वाले हैं, ठीक। उसके बाद में आपके आते हैं रानी रामपाल, ये क्या है, हॉकी प्लेयर हैं। इनके बारे में एक जानकारी और भी है, ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं टीम इंडिया में हॉकी की, ठीक है। 15 साल से ही इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिलहाल तो उनको 12 साल हो गए खेलते हुए, और अब 27 साल की हैं। आगे बढ़ते हैं। योग समाधि है, ये बात किसने कही है, ये कही है महर्षि वेद व्यास ने। और वेद व्यास ने किसकी रचना की है, महाभारत की, ठीक है। और वाल्मीकि जी ने किसकी की थी, रामायण की, ठीक है। जय संहिता भी किसको जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है, ये दूसरा नाम है महाभारत का, जय संहिता। उसके बाद आते हैं हम, ये शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायता करता है। एक शीतली प्राणायाम होता है जो रक्त को क्या करता है, शुद्ध करने में सहायता करता है। योगात्मक किसको कहा जाता है, प्राणायाम को, योगात्मक प्राणायाम को कहा जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो ये मनाया गया था आपका 21 जून सन 2015 को। अब तो वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, ठीक है। महर्षि पतंजलि को योग सूत्र का जन्मदाता माना जाता है, किसका, योग सूत्र का। और विश्व योग दिवस मनाया जाता है कब, 21 जून को ही, ठीक। और योग हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, ये आप भी भली भांति जानते ही होंगे, ठीक। एक बार को जिम नहीं करें, लेकिन योग जरूर कर ले, चाहे घर पे भी, अगर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह की सलाह लेकर भी कर सकते हैं। इससे क्या करेगी, बॉडी फिट रहेगी एकदम। प्रमुख खेलों का आयोजन, 13वां विश्व कप क्रिकेट कब खेला जाएगा, ठीक, ये खेला जाएगा सन 2023 में भारत में खेला जाएगा, ठीक। अब लगे सन 2022 नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कब होगा, भारत में ही होगा 13वां विश्व कप क्रिकेट। टीम इंडिया को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने देश में ही खेलेंगे। और जब क्रिकेट अपने देश में ही खेला जाता है, वर्ल्ड कप जैसा हाई लेवल का मैच, तो जीतना कितना आवश्यक हो जाता है, ये आपको जरूर पता होगा। उसके बाद आता है हमको 22वां फीफा विश्व कप, ये सन 2022 में कतर में खेला जाएगा, फीफा, ठीक है। फुटबॉल का सबसे बड़ा कप होता है विश्व कप, ठीक। अभी जो कि प्लेयर हैं जो सन 2018 में खेला गया था, उसमें फ्रांस, ठीक है, फ्रांस विनर थी। अब देखो सन 2022 में कौन विनर होता है, लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिए कि फुटबॉल का सबसे बड़ा खेल जो होता है फीफा विश्व कप होता है। उसके बाद आपके आते हैं 32वां ओलंपिक खेल, तो ये खेला जाएगा आपके 2020 में टोक्यो में, मतलब ये तो हो गया है, ठीक है, 32वां तो हो गया है। अब 33वां का ध्यान रखिए, ठीक है, 33वां आप खेला जाना है। और उसके बाद आपका 33वां कहाँ खेला जाएगा, ये पेरिस में खेला जाएगा आपके फ्रांस में, ठीक। और उसके बाद 34वां खेला जाएगा आपके यूएसए में, ठीक। ये हर 4 साल बाद होते हैं। उसके बाद 38वां राष्ट्रीय खेल आपका 2020 में ये खेला जा चुका है उत्तराखंड में, ठीक। 39वां राष्ट्रीय खेल खेला जाएगा आपका मेघालय में, ठीक। नेशनल जो गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स, ये मेघालय में खेला जाएगा आपका। अगले आता है आपका खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब बेसबॉल में आपके खिलाड़ी होते हैं 9, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15। हमारे भारत में रग्बी ना के बराबर खेला जाता है, मैं खेला ही नहीं जाता है, लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है इसका, ठीक है। यूरोप में रग्बी बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने इंडिया में बहुत कम है। अपने इंडिया में क्रिकेट के दीवाने ज़्यादा हैं, ठीक है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, ठीक। पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में होते हैं 7, तो पानी में उतर गए तो 7 खिलाड़ी हो गए, जमीन पे हैं तो
4, और खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी। ठीक, खो खो में कितने होते हैं? 9। कबड्डी में 7 होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं आपके। और आपके नेट बॉल में होते हैं 7 खिलाड़ी। ठीक, नेट बॉल में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। उसके बाद टेनिस में कितने होते हैं? ठीक है, 2 तरह की टेनिस खेली जाती है, एक में एक प्लेयर इधर, एक में एक प्लेयर इधर, तो एक एक हो गए। ठीक है, और इसमें डबल भी खेले जाते हैं, यानी एक प्लेयर इधर, एक प्लेयर इधर, एक एक, यानी दोनों तरफ से 2-2 हो गए। ठीक, इस तरह से खेला जाता है, तो 1 या 2। ठीक, टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2। टेबल टेनिस का भी यही हिसाब है, इसमें 1 या 2। उसके बाद बास्केटबॉल में कितने होते हैं? आपके 5 खिलाड़ी कुल होते हैं बास्केटबॉल में। उसके बाद आपके जिम्नास्टिक में कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 8 खिलाड़ी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, जैसे कि एट्रोपिन है। एट्रोपिन प्राप्त होती है हमें बेलाडोना से। ठीक है, ये क्या होती है? कोलिन धर्मरोधी होती है। उसके बाद हमें कैफीन प्राप्त होती है कॉफ़ी से। ये क्या होती है? CNS उत्प्रेरक होती है। ठीक, मार्फिन प्राप्त होती है हमें अफीम पोस्ता से। और ये क्या होती है? पीड़ाहारी होती है, ये दर्दनाशक होता है। आप समझ लीजिए कि मार्फिन क्या होती है? नशीली दवाई होती है। अगर हमारी बॉडी वगैरह में कहीं पेन वगैरह हो और उसको यूज कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमें उसका एहसास नहीं होता है। उसके बाद है डायोसर्जेनिन, ये हमें प्राप्त होती है रतालू से। और ये क्या होती है? गर्भ निरोधक होती है। जिस स्त्री को गर्भ मतलब नहीं ठहराना है तो इसको यूज कर सकती है, तो संभावनाएं नहीं रहेंगी ठहरने की फिर। उसके बाद है अर्गोटेमाइन, ये प्राप्त होती है स्मेटोफराइस से। ये क्या करती है? रक्तस्राव और माइग्रेन से राहत हमें दिलाती है। उसके बाद आपके मेंथोल आता है, ये हमें प्राप्त होता है पुदीने से। ये क्या होता है? चर्म रक्तकर होता है, या ऐसे कह लीजिए कि ये जो चर्म रोग वगैरह होते हैं, खाज खुजली वगैरह, इनसे इसकी दवाई बनाई जाती है। और कुनेन प्राप्त होता है हमें सिनकोना की छाल से। ठीक है, ये क्या होता है? मलेरिया रोधी होता है, यानी मलेरिया के रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है उपचार करने में। उसके बाद में आती है रिसरपिन, ये क्या होती है? स्नेक रूट से प्राप्त होती है हमें। और ये क्या होती है? हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आती है। ठीक, उसके बाद होती है टैक्सोल। टैक्सोल क्या होती है? पेसिफिक यू, ये क्या होती है? कैंसर रोधी होती है। ठीक, और उसके बाद में आते हैं और क्वेश्चन आते हैं, जनरल क्वेश्चन। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। ठीक, इसको सेरेब्रम भी बोलते हैं। और हमारी किडनी का वजन जो होता है वो 150 ग्राम होता है। ठीक, या गूदे का वजन जिसे बोलते हैं, किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। ठीक है, और शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है ये हमारी फीमर होती है, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, ये भी काफ़ी मजबूत होती है। उसके बाद RBC का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, जिसको अस्थि मज्जा ही बोलते हैं, अस्थि मज्जा। उसके बाद शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ होता है या कौन करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस में। विटामिन ए संचित रहता है, ये रहता है लीवर में, जिसको हम यकृत बोलते हैं। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, और रक्त शुद्धिकरण होता है, या रक्त शुद्धिकरण क्या कहलाया जाता है? तो मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं डायलिसिस। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है हमारी बॉडी के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं प्रमुख पर्वत शिखर। सबसे पहला, अगर पर्वत शिखर की क्वेश्चन आए और माउंट एवरेस्ट की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो माउंट एवरेस्ट, इसकी जो हाइट है 8,850 मीटर। एक्चुअली ये नहीं है, 8,848.8 मीटर हो गई अब। ठीक है, पहले 8,848 मीटर थे, अब कम से कम 80 सेंटीमीटर के आसपास ये बढ़ चुकी है। बताइए, ये कंप्लीट नहीं है लेकिन लगभग में इसको 8,850 मीटर बोलते हैं। और ये स्थित है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इसको बोला जाता है सागरमाथा। हम तो बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसके नाम पे ये एवरेस्ट रखा गया ना, इसका नाम, वो कभी माउंट एवरेस्ट उन्होंने कभी देखा ही नहीं, ये कभी उस तरफ गए ही नहीं है। ठीक है, नाम रख दिया पर माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आते हैं हम कंचनजंगा। ठीक है, इसकी जो हाइट है 8,598 मीटर है। ये कहाँ है? हमारे सिक्किम में ही है। ठीक है, सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा पर्वत। इसकी जो हाइट है सेकेंड हाइएस्ट, ये 8,598 मीटर। उसके बाद मकालू, इसकी है 8,481 मीटर, और ये भी कहाँ है? नेपाल में है। उसके बाद धौलागिरी पर्वत,
ठीक है। ये इसकी हाइट 8,172 मीटर और ये कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। ये 3 बड़े पर्वत नेपाल में हैं, एक हमारे सिक्किम में आ गया है। उसके बाद आके नंगा पर्वत। क्वेश्चन किस तरह से आते नंगा पर्वत की हाइट कितनी है, मैचिंग वाले क्वेश्चन दे देगा। और ये नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू में। उसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पे है? इसकी जो हाइट है 8,191 मीटर है और ये कहाँ पे है? नेपाल में है। उसके बाद आता है नंदा देवी पर्वत, ठीक है। नंदा देवी पर्वत ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसकी जो हाइट है 7,816 मीटर है, ठीक। उसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ पर्वत की जो हाइट है 6,945 मीटर है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद ये गोडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 पर्वत भी बोलते हैं इसको। ये इसकी जो हाइट है 8,611 मीटर है। ये कहाँ है? भारत और पीओके के बॉर्डर पे है, ठीक। या ऐसे कह लीजिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है, लेकिन हम भारत का हिस्सा मानेंगे क्योंकि कश्मीर हमारा हिस्सा है। उसके बाद में आता है आपका गोसाईथान पर्वत। इसकी जो हाइट है 8,027 मीटर है, ठीक है, गोसाईथान पर्वत की। और ये कहाँ पे है? चाइना में है। उसके बाद आपका आता है राकापोसी पर्वत। ये आपका है लद्दाख में है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक। और इसकी जो हाइट है 7,788 मीटर है, किसकी? राकापोसी पर्वत की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रमुख मेले और त्यौहार हम देखते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं। तो सबसे पहला त्यौहार आपका आता है ओणम। ये ओणम जो त्यौहार है, मेला है, ठीक है, ये कहाँ का है? केरल का। उसके बाद उगादी, ये कहाँ कहाँ का अलग मेला है? ये है आपके आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक और तेलंगाना, यानी आपके 3 राज्यों में ये मेला लगता है, ठीक। उसका गुड़ी पर्व, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। और देवी पाटन मेला लगता है आपका बलरामपुर में, बलरामपुर यूपी में, ठीक। उसके बाद में भिगाली, ठीक, भिगाली मेला जो लगता है असम में लगता है। उसके बाद रोगाली, ये लगता है आपके असम में, ठीक है। भिगाली, रोगाली ये मेले कहाँ लगते हैं? आपके असम में लगते हैं। उसके बाद में लोसर। लोसर कहाँ कहाँ लगता है? सिक्किम में और असम में, ठीक, सिक्किम और असम में ये आपके लगता है। उसके बाद जो देवी पाटन मेला है ये कहाँ लगता है? यूपी के बलरामपुर में। नककटैया मेला लगता है वाराणसी में। नौचंदी मेला लगता है आपके मेरठ में, ठीक। कलिंजर मेला लगता है बांदा में। और सरहुल जो पर्व मनाया जाता है, मेला लगता है, ये लगता है आपके झारखंड में। उसके बाद में सूरजकुंड मेला, ये आपके फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। सूरजकुंड मेला हर साल ये मेले लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लट्ठमार होली, ये आपके खेली जाती है मथुरा बरसाना में, ठीक है, मथुरा बरसाना में लट्ठमार होली खेली जाती है। पुष्कर मेला आपके लगता है राजस्थान के अजमेर में। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में, ठीक है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। रथ यात्रा उत्सव आपका ये मनाया जाता है पुरी उड़ीसा में। रथ यात्रा उत्सव पुरी उड़ीसा में। उसके बाद नैना देवी मेला, ये आपका लगता है हिमाचल प्रदेश में। नैना देवी मेला कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में। अंबाजी मेला, ये आपका लगता है गुजरात में। सोनपुर मेला, ये आपके बिहार में लगता है। और उसके बाद में माघ मेला लगता है आपके प्रयागराज में, ठीक है, माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। उसके बटेश्वर मेला आपके लगता है आगरा में और ये ऊँटों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है यूपी में, ठीक, देवा शरीफ मेला। उसके बाद में आपका आता है सैयद सलार गाजी मेला, ये आपके बहराइच में लगता है। उसके बाद परिक्रमण मेला, परिक्रमण मेला ये लगता है आपके सीतापुर जिले में, ठीक। उसके बाद में आते हैं कुछ पर्यावरण प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि कलम। कलम क्या शो करता है? ठीक है, पर्यावरणीय, ध्यान रखिए इन्वायरमेंटल इंडिकेटर साइन है थोड़े से। तो कलम शो करता है आपका संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक का, या पढ़े लिखे होने का, ठीक है। संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक क्या है? कलम है। उसके बाद रेड क्रॉस, रेड क्रॉस ये आपके डॉक्टरी सहायता या अस्पताल में, ये अस्पताल के इंडिकेटर हैं, ठीक। उसके बाद आपका लाल झंडा स्पेशली यूज किया जाता है या तो रेलवे में गाड़ी रोकने के लिए, ठीक है, या खतरा महसूस कराने के लिए,
या फिर क्रांति में कोई रेवोल्यूशन होता है तब। उसके बाद में काला झंडा होता है विरोध का प्रतीक, उल्टा झंडा होता है संकट का प्रतीक, ठीक है। झुका झंडा होता है राष्ट्रीय शोक। अब जैसे कोई बड़ा नेता एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उसकी मतलब शोक सभा में या शोक करने के लिए थोड़ा सा नेशनल फ्लैग को थोड़ा झुका दिया जाता है, ठीक है। झुका झंडा क्या माना जाता है, राष्ट्रीय शोक। उसके बाद में आपका चक्र क्या शोक करता है, चक्र करता है प्रगति का प्रतीक, जो हमारे नेशनल फ्लैग में लगा हुआ है, ठीक है। लाल प्रकाश शो करता है यातायात में रुकना, ठीक है। रेड लाइट कह लीजिए, ठीक है, ठीक है। रेड लाइट जब जलती है तो हम क्या होते हैं, रुक जाते हैं चौराहे वगैरह पे। उसके बाद जब ग्रीन लाइट होती है तब हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हरा प्रकाश या ग्रीन लाइट यातायात को जानने का प्रतीक है। अब उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा उत्तराखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति। अच्छा, अगले क्वेश्चन आ गए हैं। तो यूपी यूके में जो सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है उसको बोलते हैं हम थारू जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति नाम है इसका, थारू, ठीक है। थारू लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये रावण को ज़्यादा मानते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी वगैरह, ठीक। क्षेत्रफल भी काफ़ी है, वन वाला इलाका है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन वाला राज्य मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, नगोया प्रोटोकॉल, तो ये आपका जैव विविधता से संबंधित है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाते हैं, मानव जनित या जो ऐसे प्रदूषण जो मानव के द्वारा फैलते हैं तो इनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, ठीक। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोल हो जाती हैं। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, एक तो कर्क रेखा होती है जो भारत को बीच में से काटती है, और एक मानक समय हो गया, ठीक है। तो ये भारत में कहाँ काटती हैं, तो ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये दूसरा कट कहाँ करती हैं, छत्तीसगढ़ में। उस बंगाल का आतंक जलकुंभी, जलकुंभी एक मतलब पानी में होने वाली एक क्या कह सकते हैं पौधा है, जिसको बंगाल का आतंक बोलते हैं, ठीक है। हरी हरी पैदा हो जाती है पानी में। उसके बाद सर्वाधिक 1% सन 2017 वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम, सर्वाधिक 1% वाला। भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें हैं। आप लोहे ये स्टील वाली प्लेट मत समझना, ये जमीन वाली प्लेटें हैं, जमीन के बहुत बड़े आकार वाले टुकड़ों की प्लेटें हैं, ठीक है। 7 तो बहुत बड़ी हैं और 20 हमारी छोटी छोटी हैं, कह लीजिए जमीन के टुकड़े हैं, ठीक है। और ये लाखों किलोमीटर के हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर के हैं, छोटी मोटी नहीं है, ठीक। जब ये आपस में हिलती हैं टकराती हैं तब हमारे यहाँ तो भूकंप उसका पर्वतों का निर्माण होता है और भूकंप भी आता है, ठीक। बहुत सारी घटनाएं इससे जुड़ती हैं। उसके बाद में आता है आपका ये रेंगती हुई मृत्यु, इसको बोलते हैं मृदा प्रदन को। उसके बाद में हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील नष्ट होने का जो कारण है, मेन कारण है जलकुंभी है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील जो नष्ट हुई है उसका प्रमुख कारण क्या है, जलकुंभी। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है और ये कहाँ पाया जाता था, मॉरिशस में। क्यों हो गया है, कारण इसका ये है कि वहाँ के लोगों ने इसका शिकार करना शुरू कर दिया था। अब शिकार करेंगे मतलब मुर्गे की तरह खाएंगे इसको, तो ये तो एक दिन कम होना ही था, ठीक। तो उसका पक्षी नाम क्या था, डोडो पक्षी। जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, जैव विविधता अधिनियम ये दिसंबर सन 2002 में पारित किया गया था। भारत का अभ्यारण्य जहाँ हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, भारत का जो ऐसा अभ्यारण्य है वो काजीरंगा है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित आपके कच्छ की खाड़ी में, और ये कहाँ पे है, गुजरात, ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क। पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार संविधान में नागरिक कर्तव्य में किस में है, मतलब किस अनुच्छेद में है, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह अनुच्छेद 51 क्या में, ठीक।
आगे है रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो ये होता है आपके बेंजीन से। रक्त कैंसर जो ब्लड कैंसर होता है ये बेंजीन से होता है आपके। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6 केमिस्ट्री में। ब्लैक फुट नामक रोग है, तो ये ब्लैक फुट नामक रोग जो होता है आर्सेनिक की अधिकता से होता है। जापान में 1953 में मिनीमाटा रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? आप ध्यान रखिए, जापान को छोड़िए, मिनीमाटा रोग जो होता है ये होता है पारे की अधिकता से। शरीर में पारे की अधिकता हो जाती है तो मिनीमाटा रोग हो जाता है। नमामि गंगा योजना ये आपको लॉन्च हुई थी 10 जुलाई सन 2014 को। इसका क्या उद्देश्य था? कि गंगा को साफ करना, जो आज तक नहीं हुई है। स्वच्छ भारत अभियान ये योजना लॉन्च की थी सन 2014 को, और इसमें 5 साल का टारगेट रखा था कि स्वच्छ भारत अभियान में जितने भी ये लैट्रिन वगैरह हैं ये आपके गांव-गांव में हर घर में बननी थी। यानी भारत को ODF करना था, मतलब कहते हैं ODF मुक्त या ODF फुल फॉर्म शायद मुझे याद ही नहीं है। कुल मिलाकर स्वच्छता करना था, और जो लोग आपने लोटा वगैरह लेकर घर से बाहर जाते थे उनको ऊपर रोकथाम लगानी है, यानी घर का लैट्रिन बनाकर वही सिस्टम करना था, बस स्वच्छता करनी है ODF। तो ये जो टारगेट रखा गया था इसका 2 अक्टूबर सन 2019 तक भारत को ODF मुक्त कर देना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये लॉन्च की गई थी आपकी 22 जून सन 2015 को। दीक्षा पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था 5 सितंबर सन 2017 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। गैस सिलेंडर जो फ्री मिले थे हमें, गैस सिलेंडर और चूल्हा, ये योजना लॉन्च की गई थी 1 मई सन 2016 को। इसमें लगभग 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर और चूल्हा आपके दिए गए थे सरकार की तरफ से। ठीक है, 1 मई सन 2016 को, डेट याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद में अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? लेड पाया जाता है अखबार में। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अखबार पर धरकर खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी सब्जी वगैरह अखबार पर रखकर नहीं खाना चाहिए। अखबार में क्या होता है? लेड। वो लेड हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है? बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये आपके दामोदर नदी है, ये जैविक मरुस्थल कहलाती है। भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो भारत में गिद्धों की जो प्रमुख कारण था वो जानवरों को दर्दनाशक दवा दी जाती थी, डाइक्लोफिनेक। ठीक है, ये दर्दनाशक दवा थी जो जानवरों में लगाई जाती थी, और जब जानवर एक्सपायर हो जाते थे तो गिद्ध उन्हें खाते थे। तो गिद्ध भी क्या है? मांसाहारी प्राणी है, ये इसको खाते थे। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी बॉडी में चली जाती थी, और बॉडी में चलने के उनके जाने के बाद ये जहर का काम करती थी, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। सुनने में आया कि भारत में 800 के प्लस गिद्ध फिर से हो गए हैं, मतलब फिर से इनकी संख्या बढ़ने लगी है। अब कुछ सालों में हो सकता है कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिलहाल ये गवर्नमेंट की निगरानी में पल बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इनके होने से हमें एक फ़ायदा है कि जो सड़कों पर गंदगी वगैरह रहती है जानवरों के मर जाने से, उसकी सफाई होती रहेगी। उसके बाद आपका आता है तालाब में तैरने से त्वचा जल जाती है। ये जल जाती है आपकी क्लोरीन के कारण। ठीक, अपना वन अपना धन योजना किस राज्य में आरंभ हुआ? अपना वन अपना धन योजना ये आपके लॉन्च हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला गया था सरकार के द्वारा 1987-88 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? साक्षरता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो लॉन्च हुआ था हमारा 1988 में। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, जिसका टारगेट लाइन थी स्कूल चले हम। टीवी में बहुत पहले ऐड आता था सन 2001 के टाइम पे, स्कूल चले हम, तो ये लॉन्च किया गया था सन 2001 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे। ठीक है, सन 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी, दुर्गाबाई देशमुख समिति, जो आपकी 1958 में बनाई गई थी। उसके बाद आते हैं शुष्क हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? शुष्क हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है। ठीक है,
विश्व का फेफड़ा कहलाता है ब्राज़ील के वन, क्योंकि ब्राज़ील में है अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है, जो संसार को 20% ऑक्सीजन देता है कम से कम, तो इसलिए ये कहलाता है ये विश्व का फेफड़ा। धुएं से आँख में जलन होती है, ये होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण। धुएं से जलन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। शैवाल गुच्छों को क्या कहते हैं? यूट्रोफिक। गुआना निक्षेपों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। गुआना निक्षेपों में नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत मात्रा में पाया जाता है। बीड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो तोंद का पत्ता होता है जो बीड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तोंद का पत्ता। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये कहा जाता है आपको टेसू को। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, टेसू को। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है आपके? कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर कर्नाटक में, ठीक है। सलीम अली कौन थे? ये पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना होती है हर साल, हर 10 साल बाद होती है, जो 2021 में आपके होनी थी। 2021 में कोरोना फैला, नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि वैक्सीन से ही हम काउंट कर लेंगे कि जनसंख्या कितनी है, ठीक है। वैक्सीनेशन से ही काउंट कर लेंगे कि हमारी जनसंख्या फिलहाल कितनी है देश की। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। किस देश में क्रिसमस त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्रिसमस त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। तो 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है गर्मी, तो इसलिए गर्मी में मनाया जाता है। कुकी जनजाति, कुकी जनजाति पाई जाती है आपके मणिपुर में। चकमा जनजाति पाई जाती है आपके बांग्लादेश में। आगे है कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम क्या है? अब देखिए इतने पुराने पुराने ये बंदरगाह थे, इनके नाम थे कांडला, तो इसका नाम हो गया दीनदयाल पोर्ट या दीनदयाल बंदरगाह। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, इसका नया नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। चलो कोई बात नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हजरतगंज चौराहा, तो इसका नया नाम हो गया अटल पथ, अटल चौक, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हजरतगंज चौराहा जो होता है उसका नया नाम क्या हो गया था? अटल पथ या अटल चौक। अब सपा सरकार आएगी फिर वो बदल देगी, ऐसे चलता रहेगा। व्हीलर द्वीप ओडिशा, ठीक है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? ओडिशा में है। इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये अच्छा हुआ। रोहतांग पुल, रोहतांग पुल का जो नया नाम है अटल सुरंग। अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। अगरतला हवाई अड्डे का नाम ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में से आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा। अगरतला हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम क्या है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं। WWW का विकास किया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसको जो विकास किया है टीम बर्नसली ने किया था। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है बकरी से, ठीक है। ये इस तरह की बकरी कहाँ मिलती है जिसकी ऊन इतनी मुलायम होती है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। रेशम ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है आपका कर्नाटक में। कह लीजिए रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला ये आपकी कहाँ है? पुणे में है। भारतीय भूवैज्ञानिक परीक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक परीक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। उसके बाद में आपका आता है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपदा के समय में जो फोर्स काम आती है उसके प्रशिक्षण का जो संस्थान है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गेहूं के रोग कौन कौन से हैं? गेरूं, अनवरत, कंडुआ, सेहू, ठीक है, ये गेहूं के रोग हैं। धान के रोग कौन कौन से हैं? खेरा, शीत, झुलसा और भूरा। खेरा, शीत, झुलसा और भूरा। उसके बाद गन्ने के रोग कौन कौन से हैं? इसके बाद रेड डॉट। मूंगफली का कौन सा रोग है? टिक्का। मूंगफली में जो रोग लगता है टिक्का रोग लगता है। उसके बाद UGC की स्थापना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना, ठीक है, हुई थी 1956 में।
ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो सिफारिश की थी कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, ये की थी मुर्दालियर आयोग ने। ठीक है, मतलब एग्जाम में हमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसकी सिफारिश किसने की थी? मुर्दालियर आयोग ने की थी। उसके बाद में NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है, उसके बाद MDM यानी मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1995 से। ठीक है, 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। जो सरकारी मतलब जो प्राइमरी वगैरह के स्कूल हैं इसमें बच्चों को पोषण युक्त खाना मिले, तो इसकी जो रसोई है वहीं बनाती है, और जो रसोइया मतलब लेडीज या जेंट्स वगैरह होते हैं वो खाना बनाते हैं। यानी सरकार का उद्देश्य ये था कि बच्चों को न्यूट्रिशन वाला फूड मिलना चाहिए, जो गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है। जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुई या कहाँ खुली थी या किस राज्य में थी? तो ये थी आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर का मौलिक अधिकार, ये आता है आपका अनुच्छेद 21A में। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार किस में है? हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में। उसके बाद देखते हैं हम यूपी के कुछ क्वेश्चन है विशेषांक। तो यूपी की जो भाषा है, ठीक है, वो हिंदी है। तो हिंदी कब से लागू की गई है यूपी में, यानी कामकाज राजकाज की भाषा है, ये 1947 से ही है। ठीक है, उसके बाद में उर्दू को लाया गया 1989 से। ठीक है, सेकंड जो राजकाज की भाषा है उर्दू है 1989 से। उसके बाद राज्य के चिन्ह उत्तर प्रदेश का है एक व्रत में मछली और एक वीर धनुष। एक व्रत में मछली और एक वीर धनुष। उसको राज्य नृत्य क्या है हमारा? कथक, यूपी का। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़। ठीक है, उसके बाद राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय खेल हॉकी है। मंडल हमारे 18 हैं, जनपद 75 हैं। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है हमारा 24 जनवरी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भोजपुरी भवन कहाँ पे है? तो ये आपका है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी सांसद कौन है? PM नरेंद्र मोदी जी। उसमें राज्य हिंदी संस्थान ये कहाँ है आपका? ये भी वाराणसी में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, देखिए राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। और राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र का, ये कहाँ आपका? आपके आगरा में है। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। उसके बाद BHU के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, BHU के संस्थापक थे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। हमारे चैनल का नाम आपको पता लग गया होगा, PCS रैंकर है। ठीक है, इस चैनल पर बहुत सारी जो नॉलेज वाली वीडियो है हम पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।